हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है आप सबके? सर बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे से। सर आज हम लोग जंग लड़ने वाले हैं दोस्त, जंग। आज भैया जंग की मैदान है, क्योंकि आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का रिवीजन लेक्चर 3 करने वाले हैं और ये वीडियो जो है बेटा अपलोड हो जाएगी। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का जो है रिवीजन लेक्चर 3 करने वाले हैं। देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का रिवीजन लेक्चर 3 करने वाले हैं और ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स तक पूरा का पूरा पढ़ लिए थे और आज हम लोग रूल ऑफ लॉ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और आज हम लोग ट्राई करेंगे ये पूरा जो बुक है, ये पूरा ई बुक जो है वो हम लोग खत्म कर दें, हमारा सिलेबस हम लोग खत्म कर दें एटलीस्ट। और एक अलग क्लास रखेंगे, एक मैराथन वाला क्लास आएगा जो कि एग्जाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले आएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो जो 12 क्वेश्चन दिया गया था, वो जो संजीवनी बूटी क्वेश्चंस विद आंसर दिया गया था, उनको प्रिपेयर करवाएंगे आपको। बिकॉज पेपर तो भैया उन्हीं में से आने हैं, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पढ़ा रहा हूं कि कहीं से भी हमारी तरफ से कोई कसर ना छूटे। इस वजह से अगर बेटा नोट्स चाहिए आपको, सुनिए, अगर नोट्स चाहिए, बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया नोट्स कहां से मिलेगा, तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर आप बॉयज हो तो बॉयज ग्रुप में ऐड हो जाओ, गर्ल्स हो तो गर्ल्स ग्रुप में ऐड हो जाना। और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, दोनों के दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, दोनों के दोनों ग्रुप में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सारे के सारे नोट्स मिलेंगे आपको, सारे के सारे नोट्स, संजीवनी बूटी, एग्जाम टिप्स, बूस्टर डिवीजन, सारा अपडेट्स, मैराथन, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं भाई, कोई भी पैसा नहीं। ठीक है, तो आओ हम लोग इस टॉपिक से शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों रूल ऑफ लॉ से। ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये कानून का कौन सा रूल बना दिया गया है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किसको बोलते हैं, आज हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, रूल ऑफ लॉ किसको बोलते हैं। जरा समझिए दोस्तों, ये देश में हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि ये देश में कानून को सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ये देश का जो कानून है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा, उसको सिर के ऊपर रखना पड़ेगा, उसको राजा बना के रखना पड़ेगा। ये देश का संविधान बोलता है कि कानून जो है वो भगवान है। कानून क्या है, कानून भगवान है। ये देश का संविधान बोलता है, ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कानून भगवान है, कि लॉ से कोई ज्यादा सुप्रीम नहीं हो सकता। चाहे आप पीएम हो, चाहे आप सीएम हो, चाहे आप एमएलए हो, चाहे आप एमपी हो, कानून आप सबके लिए सेम रहेगा। जुल्म करोगे सजा मिलेगा। चाहे आप पीएम हो, सीएम हो, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए सेम रहेगा इस देश में, ये बोलता है। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि ये सच है? एक्चुअली में ये देश में हो रहा है ऐसा चीज? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सच तो नहीं है, लेकिन संविधान में कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है, तो ये मानना तो पड़ेगा कि कानून सबके लिए सेम है। अरविंद केजरीवाल भी जेल गया है, संजय दत्त भी जेल गया है, और कानून सबके लिए सेम है। चाहे आप अंबानी क्यों ना हो, अदानी क्यों ना हो, कानून सबके लिए सेम हो। अगर तुमने जुल्म किया है तुमको जेल जाना पड़ेगा, तुमने अगर जुल्म किया है तुमको सजा काटना पड़ेगा। लॉ तुम भी फॉलो करोगे, लॉ मैं भी फॉलो करूंगा, लॉ ये पूरा दुनिया फॉलो करेगा। तो रूल ऑफ लॉ यही कहता है दोस्त, इन सिंपल वर्ड्स, रूल ऑफ लॉ रेफर्स टू सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड ओवर एनी अदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन अथॉरिटी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब क्या होता है, कि जिसको तुम इलेक्ट किया वो कानून डिसाइड नहीं करेगा। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी कानून डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या हमारा देश का कानून होना चाहिए। कानून ऑलरेडी लिखा गया है, कानून ऑलरेडी लिखा गया है, उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब पीएम हो गया, सीएम हो गया, जैसे एमएलए हो गया, जिसको आप इलेक्ट करते हो बेटा, इलेक्ट, जिसको आप इलेक्ट करते हो थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, सिंपल सा बात समझिए। रूल ऑफ लॉ किस क्या बोलता है, रूल ऑफ लॉ यही बोलता है बेटा कि कानून सबको फॉलो करना पड़ेगा। यहां पे बोला है कि कानून सबका बाप है, कानून सबका भगवान है। इस देश में रहना है तो कानून फॉलो करना पड़ेगा। चाहे अंबानी हो, चाहे अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा बिरला, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी आप हो, आपके लिए कानून सेम रहेंगे, नियम सेम होंगे, नियम सेम होंगे। ठीक है, लोग आते जाते रहेंगे लेकिन लॉ सेम रहेगा, सीधा सा बात है, क्लियर है। इसी बात पे एक एवी डिसे बोल के आदमी थे, उन्होंने एक थियरी लिखा, उन्होंने एक रूल ऑफ लॉ पे थियरी लिखा। उनमें 3 ठो बात लिखा है, उनमें उन्होंने 3 ठो बात लिखा है। कितना ठो बात भैया? 3 ठो बात। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है कि लॉ जो है बेटा वो सुप्रीम है। लॉ क्या है? लॉ सुप्रीम है, मतलब कि लॉ प्रधान है, लॉ से बड़ा कोई नहीं हो सकता, लॉ से बड़ा कोई नहीं हो सकता, लॉ भगवान है। उन्होंने सबसे पहला बात लिखा है कि लॉ क्या है? लॉ सुप्रीम है, यानी लॉ भगवान है, लॉ से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और लॉ जो है वो हर किसी पे अप्लाई करेगा, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई भी हो, इंक्लूडिंग दोज हु आर नॉट सिटीजन। सिटीजन नहीं भी हो फिर भी तुम पे लॉ अप्लाई करेगा। कुछ कुछ लॉ ऐसा है कि सिटीजन नहीं भी हो फिर भी तुम पे अप्लाई करेगा। अब मान लो कि पाकिस्तानी यहां पे आ गया, एक मान लो पाकिस्तानी यहां पे आ गया, पाकिस्तानी यहां पे आ गया और एकदम गोली बंदूक चलाने लगा, क्या उसको सजा वजा नहीं मिलेगा क्या? लॉ उनके लिए भी अप्लाई करेगा जो लोग हमारे सिटीजन नहीं है, जो लोग इंडियन सिटीजन नहीं है, जो लोग है उनके लिए अप्लाई तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो नहीं है उनके लिए भी अप्लाई करेगा, सीधा सा बात है। इन्होंने ये लिखा है। दूसरा बात, सर ये पहला बात तो इन्होंने लिखा है कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, मतलब कि लॉ सबसे सुप्रीम है। दूसरा बात इन्होंने लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि लॉ का गलत यूज नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि लॉ का हमेशा सही यूज किया जाना चाहिए। बहुत लोग ना कानून का गलत भी यूज करते हैं।
बहुत लोग कानून का गलत यूज करते हैं, लोगों को फंसा देते हैं, ठीक है, लोगों को गलत एक्शंस में, गलत गलत वलत धारा वारा में फंसा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से लॉ का आप गलत यूज भी नहीं कर सकते, कानून का गलत यूज भी नहीं कर सकते। कानून बना है सही काम करने के लिए और दोषी को सजा दिलाने के लिए। लॉ का गलत यूज मत कीजिए प्लीज। द लॉ should be administrated in just and fair manner, whatever the position or rank may be should be subjected in same law and procedure। मतलब प्रधानमंत्री के लिए भी नियम वैसा ही रहना चाहिए जैसे एक नॉर्मल इंसान के लिए नियम है। जैसे जैसे भैया तुम्हारे लिए नियम है, जैसे मेरे लिए नियम है, वैसे ही प्रधानमंत्री के लिए भी नियम होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल रहना चाहिए, कानून सबके लिए इक्वल रहना चाहिए, नियम सबके लिए इक्वल रहना चाहिए, नियम सबके लिए इक्वल रहना चाहिए, कानून सबके लिए इक्वल रहना चाहिए। तीसरा बेटा, तीसरा, अब तीसरे में इन्होंने बोला कि प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। ये बिलीव करते हैं कि ये जो ऊपर में दिया गया है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी, ये सब कब मिलेगा? जब एक इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म रहेगा, जब एक ऐसा मैकेनिज्म रहेगा जो कानून को फॉलो करवाएगी। कानून हम लोग नहीं फॉलो करेंगे तब हम लोगों को सजा दिलवाएगी। जब एक हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा टीम रहेगा जो कानून को फॉलो करवाने वाली टीम रहेगी। जैसे पुलिस वुलिस हो गया ना, मान लो कि तुमने कानून नहीं फॉलो किया तो कौन पकड़ता है तुमको? पुलिस पकड़ता है भैया, पुलिस फाइन लेता है, पुलिस चालान काटता है, पुलिस जेल में ढुकाता है, ठीक है। तो यहां पे ये बोला गया है कि एक अथॉरिटी रहना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि आपने कानून फॉलो किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो चट्टो डंडा मारो उसको, अगर किया तो ठीक है भाई, अगर नहीं किया तो उसका चालान काटो, उसको सजा दो, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास अथॉरिटी होना चाहिए, यहां पे ये बोला गया है। तो एवीडीसी जो थे ये तीन तीन तो थियरी लिख के बैठे थे। एक तो भैया सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, यानी कि लॉ जो है भगवान है, लॉ प्रधान है। दूसरा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और तीसरा प्रीडोमिनेंस इन द लीगल स्पिरिट, ठीक है। अच्छा, रूल ऑफ लॉ तो समझ गए भैया, भैया रूल ऑफ लॉ बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। अब आप बताइए सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? समझिए ध्यान से। एक बॉडी हमारे देश में होती है दोस्तों, लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरी बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, तीसरी बॉडी होती है जुडिशियरी बॉडी। नहीं समझ में आया ना? रुको। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जो कानून बनाती है, जो कानून बनाती है। आप लोग क्या अपने टीवी में कभी भी वो पार्लियामेंट को देखो, पार्लियामेंट। अब कानून कहां से बनता है? कानून बन के आता है पार्लियामेंट से। कानून कहां से बनता है बेटा? कानून बन के आता है पार्लियामेंट से। तो लेजिस्लेटिव बॉडी उसी को बोलते हैं कि जो कानून बनाती है। हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी जो कानून को फॉलो करवाती है, जैसे मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, पुलिस हो गया, ठीक है, जो वो कानून को फॉलो करवाती है। एक होती है जो कानून बनाती है, एक होती है जो कानून को फॉलो करवाती है। लिखिए लिखिए मेरे साथ लिखिए, जो कानून को फॉलो करवाती है, फॉलो करवाती है। और एक है दोस्तों जुडिशियरी बॉडी, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना। एक होती है जुडिशियरी बॉडी जो न्याय दिलाती है, जो न्याय दिलाती है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ द पावर में भैया तीन तो बॉडी है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक जुडिशियरी बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जो कानून बनाती है। कानून कौन बनाता है भैया? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में होता है ना राज्यसभा, लोकसभा, वहां से कानून पास होकर आता है, हस्ताक्षर लगता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो कानून बनाती कौन है? कानून बनाती है पार्लियामेंट। कानून कौन बनाती है भैया? पार्लियामेंट। इसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब मिनिस्ट्रीज, जो वो कानून को एग्जीक्यूट करवाती है। कानून तो बना दिया भैया, लेकिन ये कौन देखेगा कि कानून को फॉलो करना है या नहीं करना है, कैसे फॉलो कर रहा है, कैसे फॉलो नहीं कर रहा है। कानून तो बना दिए कि इस कानून के लिए, इस कानून का अगर आप उल्लंघन करोगे तो इतना आपको फाइन लगेगा, इतना साल के लिए जेल लगेगा। वो कानून को फॉलो कौन करवाएगी? पुलिस, आर्मीज। तो वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट करती है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का ये काम है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स का ये काम है कि वो कानून जो बनाया गया है उसको एग्जीक्यूट करे। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? और एक होता है जुडिशियल बॉडी, जुडिशियल बॉडी, जुडिशियरी बॉडी यानी क्या? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो न्याय दिलाती है। एक होता है जो कानून बनाती है, एक होता है जो कानून को फॉलो करवाती है, एक होता है जो न्याय दिलाती है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में भैया तीन तो बॉडीज में बटे हुए हैं, एक लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी और तीसरा जुडिशियरी बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी जो कि है पार्लियामेंट यानी जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो कानून को फॉलो करवाती है, जो कानून को फॉलो करवाती है, जो कानून को, जो लॉ को फॉलो करवाती है कि जनता फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये इंश्योर करती है। और तीसरा होता है जुडिशियरी बॉडी। अगर तुमने फॉलो नहीं किया अब तो तुम्हारा बजेगा बेटा बैंड। और बैंड कौन बनाएगा? जुडिशियरी बॉडी, ठीक है, जो न्याय दिलाती है। क्लियर है सेपरेशन ऑफ द पावर? आइए अब सेपरेशन ऑफ द पावर को बहुत बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से पढ़ते हैं। यहां पे क्या बोला है सेपरेशन ऑफ द पावर में बेटा? जरा देखिए, सेपरेशन ऑफ द पावर डिवाइड्स द मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस इनटू 3 ब्रांचेस, मतलब 3 ब्रांचेस में बांटा गया है। एक तो भैया लेजिस्लेटिव बॉडी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक जुडिशियरी बॉडी। एक लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून को क्या करती है? जो कानून बनाती है, बनाती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो फॉलो करवाती है, जुडिशियरी बॉडी जो न्याय दिलाती है। यानी सेपरेशन ऑफ द पावर जो है वो 3 ब्रांचेस में बटे हुए हैं बेटा। एक लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशियरी बॉडी। ऑल थ्रू डिफरेंट ऑथर्स गिव डिफरेंट डेफिनेशन। हर एक ऑथर अपना अपना डेफिनेशन चिपते जा रहा है, लेकिन सुनो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन का बात हम लोग करेंगे। सुनो, यहां पे बोला गया है ईच ऑर्गन शुड हैव डिफरेंट पर्सन इन कैपेसिटी। पर्सन विथ ए फंक्शन इन वन ऑर्गन शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ द अनदर ऑर्गन। मतलब जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में दखल अंदाजी नहीं करेगा। मान लो कि तुम्हारा काम है कि कानून बनाना,
मान लो तुम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से बिलोंग करते हो, फिर तुम दूसरे अथॉरिटी में दखल अंदाजी नहीं करोगे कि कैसे करना है काम, कैसे नहीं करना है, वो लोग अपना अपना काम जानेगा। ठीक है, मतलब कोई भी ब्रांच में, कोई भी ब्रांच का इंसान कोई भी ब्रांच के लोग को दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन के लोग कोई भी फंक्शन के लोग को दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेजिस्लेटिव बॉडी के लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी को दखल अंदाजी नहीं करेगा कि कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। हर एक ऑर्गन का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट रोल है। लेजिस्लेटिव बॉडी भैया कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी कानून को फॉलो करवाएगी, जुडिशरी बॉडी न्याय दिलाएगी बेटा। और हर किसी को अपना अपना काम पता है, तो दखल अंदाजी नहीं करने का, दखल अंदाजी नहीं करने का। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से। ईच ऑर्गन शुड हैव डिफरेंट पर्सन इन कैपेसिटी। A person with a function in one organ should not be a part of the another organ. अगर आप एक ऑर्गन का फंक्शन करते हो, अगर आप मान लो लेजिस्लेटिव का हिस्सा हो, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का हिस्सा हो, तो आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में दखल अंदाजी नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद यहां पे बोला है वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर द फंक्शनिंग ऑफ द अदर ऑर्गन। मतलब वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका अगर काम है कानून बनाना, तो आप सिर्फ कानून बनाओगे। ठीक है, आप अगर हिस्सा हो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का, तो सिर्फ उसी में काम करो, दूसरे में दखल अंदाजी मत दो, सीधा सा बात है। हर ऑर्गन का अपना अपना काम है, अपना अपना काम करो, दूसरों के काम में इंटरफेयर मत करो, सीधा सा बात है। ठीक है, वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज ए फंक्शन ऑफ अनदर ऑर्गन। मतलब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का इंसान जुडिशरी अथॉरिटी का काम नहीं कर सकता, या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का इंसान एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का इंसान वो काम नहीं कर सकता। अपना अपना काम ही करो, दूसरों का काम नहीं करने बोले तुमको। ठीक है, अपना अपना काम करना पड़ेगा, दूसरों का काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो दस द बोर्ड्स पेयर आर डिटरमाइंड, but in a complex country like India there are often arises conflict by one branch over the other। तो कभी कभी कंफ्लिक्ट भी हो जाता है एक दूसरे से, कभी कभी कंफ्लिक्ट भी हो जाता है। तो यहां पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है कि आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में दखल अंदाजी नहीं करोगे, अपना अपना ब्रांच में काम करते रहो। जैसे कि आप लोगों को 3 ठो ब्रांच पढ़ाए थे, एक होता है लेजिस्लेटिव बॉडी, एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक होता है जुडिशरी बॉडी। तो लेजिस्लेटिव बॉडी वाला इंसान एग्जीक्यूटिव बॉडी में दखल अंदाजी नहीं करेगा। फिर वो दूसरा बात कि सबको अपना अपना काम खुद करेगा, सबको अपना अपना काम खुद करेगा। लेजिस्लेटिव बॉडी का इंसान एग्जीक्यूटिव बॉडी में जाके काम नहीं करेगा, इनका काम वो नहीं करेगा, सॉरी, सब अपना अपना काम खुद करेगा, सब अपने काम से मतलब रखेगा, इंटरफेरेंस भी नहीं करेगा। क्लियर है, इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकते आप मान लीजिए एग्जीक्यूटिव बॉडी से बिलोंग करते हैं और जुडिशरी बॉडी में जाके आप बोलोगे नहीं नहीं ये काम तुम गलत कर रहे हो, नहीं भाई इंटरफेयर तुम नहीं कर सकते, अपना अपना बॉडी है, अपने अपने संभालने दो। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम लेजिस्लेटिव बॉडी जाने, जिसका काम वही जाने भाई। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम एग्जीक्यूटिव बॉडी जाने, जुडिशरी बॉडी का काम जुडिशरी बॉडी जाने, बात खत्म। समझ में आया आप लोग? प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए, समझ में आया? सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है भाई हर अपना काम, हर एक ऑर्गन अपना काम खुद ही करेगा, इंटरफेयर नहीं कर सकते तुम। सॉरी, किस तरीके से सेपरेट किया गया है, किस तरीके से सेपरेट किया गया है उसके बारे में यहां पे दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन। सेपरेशन ऑफ पावर क्यों चाहिए आप लोगों को, सेपरेशन ऑफ पावर का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों भैया 3 बॉडीज में बांट दिया गया, क्यों आपने एक ही बॉडी क्यों नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक बॉडी क्यों नहीं बना, एक बॉडी बन जाता और वो सारा का सारा काम क्यों नहीं किया गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3 बॉडीज क्यों बांटे, क्योंकि सर यहाँ पे इसका एक लॉजिक है, सुनिए। अगर सारा का सारा पावर सिर्फ सेंट्रल में चला जाए, सारा का सारा पावर सिर्फ एक ही हाथ में चला जाए, तो ये बताइए करप्शन होगा कि नहीं होगा, ये बताइए नेपोटिज्म होगा कि नहीं होगा, ये बताइए ये जितना भी ये पावर है उसका मिसयूज होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो इसीलिए ये तीनों के तीनों हेड्स में, तीनों के तीनों बॉडीज में बांट दिए गए। लेजिस्लेटिव बॉडी, एक बॉडी कानून बनाएगी, एक बॉडी एग्जीक्यूट कराएगी, एक बॉडी न्याय दिलाएगी। अगर सारा का सारा पावर एक ही हाथ में चला जाता, सारा का सारा पावर अगर एक ही हाथ में चला जाता तो कितना दिक्कत होता बताइए आप लोग। तो यहां पे लिखा हुआ है whenever there is a concentration of power in one center authority there is bound to be greater chance of the corruption, nepotism, abuse of power। बहुत कोई अपना पावर का गलत इस्तेमाल करते, बहुत कोई करप्शन करता, बहुत कोई नेपोटिज्म करता। So the principle ensures that autocracy does not creep into democratic system। मतलब ऑटोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं आना चाहिए। ये प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि ऑटोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक डेमोक्रेटिक देश में, जो एक लोकतंत्र वाला देश है, वहां पे ऑटोक्रेसी नहीं आना चाहिए। अब सारा का सारा काम एक ही इंसान करने लगे, सारा का सारा काम अगर एक ही इंसान करने लगे, तो ये बताइए ये बहुत ज्यादा ऑटोक्रेसी क्रिएट हो जाएगा ना यहाँ पे। इससे क्या होगा, इससे करप्शन होगा, इससे नेपोटिज्म होगा, इससे अब्यूज ऑफ पावर होगा। इट प्रोटेक्ट citizen from arbitrary rule, hence the importance of the separation of power doctrine can be claimed of summed up follows। यहां पे बोला गया है कि इसका कुछ इंपॉर्टेंस आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए सेपरेशन ऑफ पावर का क्या इंपॉर्टेंस है, कीप्स अवे ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी इस देश में नहीं रहेगा, ये देश डेमोक्रेटिक देश रहेगा, ये देश सेक्युलर रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, ये देश सबसे चलेगा, सबके लिए रहेगा। सेपरेशन ऑफ पावर का लाने का यही मकसद है कि ये देश कोई एक जन नहीं चलाएगा, ये देश किसी एक के फैसले से नहीं चलेगी, ये देश सबके फैसले से चलेगी। ये देश में डेमोक्रेसी रहेगी, ये देश में ऑटोक्रेसी नहीं रहेगी, सबका चलेगा ये देश में, सिर्फ आपका नहीं, सिर्फ हमारा नहीं।
सेफ गार्ड्स इंडिविजुअल लिबर्टी, एक इंडिविजुअल अपना लिबर्टी से जिंदगी जी पाएगा। सारा का सारा पावर अगर एक ही हाथ में तुम दे दो, सारा का सारा पावर अगर तुम एक ही हाथ में दे दो, तो वो लोग तो फायदा उठाएगा, वो लोग तो मिस यूज करेगा। तो इसलिए तीन तो बॉडीज बनाई गई कि एक बॉडी बनाएगी कानून, एक बॉडी उसको एग्जीक्यूट करवाएगी, एक बॉडी उसको न्याय दिलवाएगी। अगर वो कानून फॉलो नहीं होगा तो एक बॉडी न्याय दिलाएगी। इसीलिए तीन तीन तो पावर में बांट दिया गया, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स हुआ। वरना अगर एक जगह ही सारा का सारा एक ही हैंड में सारा का सारा अगर पावर रहता तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता। इंडिविजुअल को लिबर्टी नहीं मिल पाती, इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं मिल पाता, इंडिविजुअल अपने लाइफ को फ्रीडम से नहीं जी पाता, एक इंसान अपने लाइफ को फ्रीडम से नहीं जी पाता। हेल्प्स क्रिएट एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बढ़िया इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करने में हेल्प होगा। जुडिशियरी इंडिपेंडेंस इज मेंटेन्ड एंड प्रिवेंट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम इनैक्टिंग आर्बिट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। मतलब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, जो बेफालतू का लॉज है, वो सब आप नहीं बना पाओगे फिर, है ना। जो गलत गलत लॉ है, जो बाइस्ड लॉ है, वो सब आप नहीं बना पाओगे फिर। अगर आपके पास सारा का सारा अगर पावर आ जाएगा, तब तो आप जो तो लॉ बना दोगे, आप फालतू फालतू के भी लॉ बना दोगे। जो कानून अप्लाई करते भी नहीं है वो कानून सभी ले आओगे आप एकदम गलत सलत लॉ बना दोगे। लेकिन अगर मान लो बांटा हुआ रहेगा लेजिस्लेटिव बॉडी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में, जुडिशियरी बॉडी में, तब उसका आप छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब काट दीजिए। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सॉवर्जिनिटी। सॉवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में बोले सॉवर्जिनिटी का मतलब आजादी, कि हम लोग आजाद हैं, हम लोग अब किसी के गुलाम नहीं है। हम लोग पिछले जमाने में, पहले के जमाने में बहुत अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। लेकिन आज के दिन में ये इंडिया आजाद है, आज के दिन में हिंदुस्तान आजाद है। ये हिंदुस्तान किसी का गुलाम नहीं है, ये हिंदुस्तान के पास सारा का सारा ऑथोरिटी, सारा का सारा पावर्स खुद के हाथ में है। हम लोग सॉवर्जिन कंट्री है। क्या सॉवर्जिन कंट्री? यानी आजाद, हम लोग आजाद देश है। हम लोग अपने लाइफ आजादी से जी सकते हैं, फ्रीडम से जी सकते हैं। सॉवर्जिनिटी मींस द स्टेट हैज इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी और पावर विद द सुप्रीम लॉ। मतलब ये स्टेट के पास, ये कंट्री के पास पूरा का पूरा पावर है, पूरा का पूरा ऑथोरिटी है कि ये देश चल पाए। ये देश को किसी की जरूरत नहीं है, ये देश को किसी की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे देश की पनाह की या किसी दूसरे देश की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये देश खुद इतना काबिल है कि अपने से चल पाएगा। ये देश के पास इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी है, ये देश के पास पावर है, किसी के पावर के गुलाम में नहीं जी रहा है, किसी के गुलामी में नहीं जी रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है सॉवर्जिनिटी। सॉवर्जिनिटी मतलब ये देश जो है ये बेटा आजाद है, हम लोग को आजादी मिल चुकी है, हम लोग अपना लाइफ को आजादी से जी सकते हैं, हम लोग किसी के गुलाम नहीं है, हम लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये देश किसी का गुलाम नहीं है, ये देश किसी दूसरे कंट्री का गुलाम नहीं है। ये देश के पास अपना पावर है, अपना ऑथोरिटी है, अपना लॉ है, अपना कानून है, अपना पावर है, अपना ऑथोरिटी है, और अपना कानून से चलती है ये देश, अपना लॉ से चलती है ये देश। इट मींस दैट इंडिया हैज द कंप्लीट ऑथोरिटी इन मेकिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन। कोई भी फैसला लेना रहे, किसी से पूछने का दरकार नहीं है इंडिया को, इंडिया खुद से लेगा। कोई भी डिसीजन लेना रहे, किसी दूसरे कंट्री का पूछने का दरकार नहीं है, इंडिया खुद से लेगा। द स्टेट इज नॉट डिपेंडेंट टू एनी अदर स्टेट फॉर इट अफेयर्स। किसी दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है हम लोग। ठीक है, जैसे पहले हम लोग थे ना, ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थे, हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, तो हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। सॉवर्जिनिटी का मतलब है आज के दिन में इंडिया किसी का गुलाम नहीं है। आज के ये दिन में इंडिया के पास पूरा ऑथोरिटी है, पूरा पावर है। ठीक है, अब देखिए, इट हैज टू एस्पेक्ट। एक होता है दोस्तों एक्सटर्नल सॉवर्जिनिटी, एक होता है इंटरनल सॉवर्जिनिटी। एक्सटर्नल सॉवर्जिनिटी मतलब इंडिया किसी बाहर देश का गुलाम नहीं है। एक्सटर्नल सॉवर्जिनिटी रेफर्स टू द सॉवर्जिनिटी अटैच्ड टू द इंटरनेशनल लॉ। मतलब हम लोग को ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनेशनल लॉ ही हम लोग को फॉलो करना है, हम लोग खुद के लॉ भी बना सकते हैं और खुद के लॉ को फॉलो करेंगे, खुद के कानून बनाएंगे और खुद के कानून को फॉलो करेंगे। हम लोग बाहर वाले के लॉ के को फॉलो नहीं करेंगे, सीधा सी बात है। और इंटरनल सॉवर्जिनिटी का मतलब क्या है? इंटरनल सॉवर्जिनिटी रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स एंड इंडिविजुअल विद इन इट्स टेरिटरी। आपको तो इंटरनल सॉवर्जिनिटी भी मिला है ना, आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इंटरनल आजादी भी तो मिला है। कोई आपको बांध के रखा है क्या इंडिया में? नहीं ना भाई, कोई आपको बांध के तो नहीं रखा। आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी भाई। तो आपके पास इंटरनल सॉवर्जिनिटी भी है ना? क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब आपके पास भैया सोशल इक्विटी भी रहना चाहिए, सोशल इक्वालिटी भी रहना चाहिए, सोशल इक्वालिटी भी रहना चाहिए। मतलब सीधा सा बात है, सोशलिज्म का मतलब है अगर अंबानी के लिए रोटी कपड़ा मकान अवेलेबल हो रहा है तो आपके लिए भी रोटी कपड़ा मकान अवेलेबल होना चाहिए। किसी भी बेसिस पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना कास्ट के, ना क्रीड के, ना कलर के, ना रिलीजन के, ना जेंडर के, ना लैंग्वेज के। किसी भी बेसिस पर आपके साथ आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पर। सोशलिज्म यही बोलता है। तो द टर्म सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो सोशलिज्म जो आया वो कब आया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया। ठीक है, द टर्म सोशलिस्ट आया कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया। 1976 में एक अमेंडमेंट आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1976 में, उसमें आया सोशलिस्ट वर्ड। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब है कि आपको एक इकोनॉमिक इक्वलिटी मिलना चाहिए। अगर अंबानी के लिए रोटी कपड़ा मकान अवेलेबल है तो आपके लिए भी अवेलेबल होना चाहिए रोटी कपड़ा मकान। बेसिक नेसेसिटी का तो अधिकार सबको है,
बेसिक नेसेसिटी का तो अधिकार सबको है, मार्केट में सबके लिए रोटी कपड़ा मकान अवेलेबल होना चाहिए, किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कास्ट के बेसिस पर, क्रीड के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। अरे तू काला है तुझको जॉब नहीं मिलेगा, अरे तू गोरा है आ जाइए जॉब में। किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कास्ट के बेसिस पर, क्रीड के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर। यही बोलता है सोशलिज्म। सोशलिज्म यही बोलता है कि किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते और सोशल और इकोनॉमिक इक्वेलिटी सबको मिले, इकोनॉमिक इक्वेलिटी और सोशल इक्वेलिटी सबको मिले, ये एश्योर करता है। और ये जो सोशलिस्ट वर्ड है, ये सोशलिस्ट वर्ड आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में आया था। कब आया था बताओ? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था, जो कि 1976 में आया था। बात करते हैं बेटा डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी ये बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल। कि गवर्नमेंट सबका है। सबसे पहले यहां पे ये बोलता है कि गवर्नमेंट सबका है, गवर्नमेंट पीपल का है, सबके लिए है, कि गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा हमारे लिए। राजा नहीं है वो, राजा नहीं है, सर्वेंट है। सो जो गवर्नमेंट है ना वो सर्वेंट है। फॉर द पीपल मतलब सबके लिए है, सबके लिए है। और ये जो गवर्नमेंट है ना, इनको हम लोग ही बनाते हैं। ये जो मोदी जी है, ममता दीदी है, इनको कौन बनाया है? हम लोग ही। हम जैसे तुच्छ प्राणी ही बनाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब होगा कि गवर्नमेंट जो है वो ऑफ द पीपल है, फॉर द पीपल है एंड बाय द पीपल है। सो गवर्नमेंट सबका है, सबके लिए काम करना पड़ेगा उनको, और ये पीपल के द्वारा ही चुना गया है ये मतलब वो गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये जो सरकार है, ये सरकार सबका है। मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, आप जब भी इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे कहीं पे, तो क्या बोलोगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी बोलोगे ना। तो यानी कि आपका गवर्नमेंट कौन है? मोदी। आपका गवर्नमेंट कौन है? मोदी। मोदी किसके लिए काम करेगा? आपके लिए, पीपल के लिए काम करेगा। और मोदी को कौन चुना है? मोदी को आपने चुना है, पीपल नहीं चुना है। बात समझे आप लोग? कि गवर्नमेंट सबका है, हमारा भी है, तुम्हारा भी है, सबका है। चाहे तुम लाइक करते हो, चाहे तुम लाइक नहीं करते हो, फिर भी मोदी सबका है। और मोदी किसके लिए काम करेगा? आपके लिए काम करेगा, सबके लिए काम करेगा, पीपल के लिए काम करेगा। और मोदी को चुना किसने? तुमने चुना है। क्लियर है? क्लियर है? आप लोगों ने चुना है, सब मिलकर चुना है, पीपल लोग ने चुना है। क्लियर है? तो यहां पे बोला गया है कि पीपल एक्सरसाइज देयर पार्टीज। सो यहां पे बोला गया कि पीपल एक्सरसाइज देयर पावर्स इन पॉलिटिकल प्रोसेस बाय चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। सीधा सा बात है, आप लोग को क्या करना पड़ता है? आप लोग को चूज करना पड़ता है कि ममता दीदी को वोट दे, या मोदी जी को वोट दे, या केजरीवाल जी को वोट दे। इससे आप चूज करते हो कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो कौन रहेगा। चाहे आप डायरेक्टली चूज करते हो, चाहे आप इनडायरेक्टली चूज करते हो, ठीक है। इनडायरेक्टली चूज किया जाता है ना, एमएलए। सबसे पहले तो हम लोग एमपीज को चूज करते हैं, और जिसका एमपी सबसे ज्यादा रहता है वही भैया दावेदार बनता है, वही दावेदार बनता है। जिसका सीट सबसे ज्यादा रहता है वही दावेदार बनता है, सीधा सा बात है। सो पीपल क्या करता है? पीपल अपना पावर को एक्सरसाइज करता है फॉर चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। और इंडिया जो है लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी है। इंडिया, हमारा जो इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला है, संविधान आपको ये बोला है कि आप 18 साल के बाद ही वोट दे सकते हो। 18 साल के बाद ही वोट दे सकते हो, और वोट के समय में कास्ट या कलर या रिलीजन नहीं देखा जाएगा। हर इंसान के पास राइट है, हर इंसान के पास, आपके पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है, आपके मम्मी पापा के पास अधिकार है, पूरा इंडिया के पास अधिकार है। आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप अगर 18 साल के बियॉन्ड चले गए हो तो आप वोट दे सकते हो, किसी को भी वोट दे सकते हो। जो पार्टी अच्छा लगता है उसको आप वोट दो। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डेमोक्रेसी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कि गवर्नमेंट सबका है, सबके लिए है और सबके द्वारा चुना गया है। गवर्नमेंट सबका है, सबके लिए है और सबके द्वारा चुना गया है। गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। क्लियर है? सेक्युलरिज्म, इसका मतलब क्या होता है? इंस्टाग्राम में तो आजकल बहुत सारा चलता है। सेक्युलरिज्म मतलब आप किसी के रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे आप। सेक्युलरिज्म मतलब सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ नेशन। सीधा सा बात है, ये देश सबका है। ये देश हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। तो आपके पास फुल फ्रीडम है, आप चाहे कोई भी रिलीजन को है, आपके पास फुल फ्रीडम है। ये देश में रहो, आराम से रहो, जो करना है करो, बस देश के विरुद्ध कोई काम मत करना, वरना तुम्हारा चमड़ी उधेड़ दिया जाएगा। अरे भाई रियलिटी बोला हूं, अगर आप देश के विरुद्ध काम करते हो तो आप तो भैया देशद्रोही हो। लेकिन आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कुछ भी हो, कोई भी रिलीजन के हो, ये देश में आराम से रह सकते हो। ये देश में एकदम सीना तान के रह सकते हो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी, सारे के सारे राइट्स है आपके पास। तो सेक्युलरिज्म मतलब यू आर फ्री फ्रॉम एनी रिलीजन बैरियर्स, ठीक है। द टर्म सेक्युलर, ये जो टर्म है, ये सेक्युलर वर्ड जो है, ये सेक्युलर वर्ड कब आया था? ये सेक्युलर वर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। ये सेक्युलर वर्ड जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में आया था। कोई आपसे पूछे कि ये सेक्युलर वर्ड कहां से आया था, तो बोल देना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था, जो कि है 1976 में। ये बोलता है कि ये जो देश है, इसको पूरा का पूरा फुल फ्रीडम है।
चाहे कोई भी आप रिलीजन को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे कोई भी रिलीजन को हो, आपके पास फुल फ्रीडम है, आप रह सकते हो। इट ऑल्सो स्टैंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन एंड नो डिस्क्रिमिनेशन एंड पर्टिकुलरली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इस देश में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। अगर हिंदू को नौकरी मिल रहा है तो मुस्लिम को भी नौकरी मिलेगा, मुस्लिम को नौकरी मिल रहा है तो सिख को भी नौकरी मिलेगा, सिख को नौकरी मिल रहा है तो ईसाई को भी नौकरी मिलेगा। चाहे कोई भी रिलीजन के, चाहे कोई भी धर्म जाति के हो, हर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। अगर आप काबिल हो, तो आपको यह अपॉर्चुनिटी मिलेगा बेटा। ठीक है, ठीक है ना बेटा, जल्दी बोलो, क्लियर है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ लिए। सुनिए, हम लोग क्या पढ़े, फंडामेंटल राइट्स, सारे के सारे जो आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल नंबर 32 तक, ये क्या था हमारा, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को बेटा जी अगर तुम फॉलो नहीं करोगे ना, तुमको सजा मिलेगी, तुमको जेल होगा, फांसी भी हो जाएगा, फांसी। फंडामेंटल राइट्स को अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुमको जेल होगा, सजा होगा, फांसी भी मिल जाएगी। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दोस्त फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब इस देश के नौजवान का, इस देश के यूथ का, इस देश के लोगों का देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ये भारत मां के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, ये बताता दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारी भारत के प्रति, हमारे भारत के प्रति, हमारे देश के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, ये बताएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। कर्तव्य बताता है, कर्तव्य, इसको फॉलो करो चाहे नहीं करो, आपको सजा तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक एथिक्स सिखाता है। क्या एथिक्स सिखाता है ये, कि करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि भारत मां के प्रति क्या क्या कर्तव्य है तुम्हारा, क्या क्या कर्तव्य। अगर इसको फॉलो नहीं भी करते हो तो शायद सजा ना मिले, तुमको सजा ना मिले। क्या कर्तव्य है तुम्हारा, उस चीज के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज रेफर्स टू अ सेट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन व्हिच एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज बेटा एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक एथिक्स सिखाता है तुमको, एथिक्स, कि क्या तुमको करना चाहिए, क्या तुमको नहीं करना चाहिए, क्या तुमको शोभा देता है, क्या तुमको नहीं शोभा देता है, कि आपके भारत माता के प्रति, भारत के प्रति, इंडिया के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस चीज के बारे में बताता है दोस्त फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ये बताता है कि भारत मां के प्रति आपका क्या क्या कर्तव्य बनता है, क्या कर सकते हो आप भारत मां के लिए, क्या कर सकते हो, कैसे इस देश को और बेहतर बना सकते हो, कैसे इस देश को और डेवलप कर सकते हो, यही होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। सिखाऊंगा बताऊंगा आप लोग को, बहुत सुंदर तरीके से बताऊंगा आप लोग को, आप एकदम टेंशन मत लो। तो फंडामेंटल ड्यूटीज एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। क्या है, fundamental duties refers to a set of moral obligation which every citizen is expected to fulfill in order to contribute to the overall welfare and development of the society। अब ये कब आया, fundamental duties emerged as a crucial aspect of the Indian Constitution with the 42nd amendment in 1976। तो 42nd amendment में भैया तीन चीज आया, एक तो सोशलिज्म आया, है ना, एक सेक्युलरिज्म आया, एक आया फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म 42nd अमेंडमेंट में आया था। 42nd अमेंडमेंट में, जब कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट हुआ ना, फिर आया था 1976 में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज हुआ, जब 42वां बार चेंज हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, जब संविधान चेंज हुआ, फिर ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और फंडामेंटल ड्यूटीज वाला कंसेप्ट आया। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको ज्ञान देती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है कि आपके देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। भाई तुम इंडिया में रहते हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, तुम इंडिया के यूथ हो, तुम इंडिया के नौजवान हो, तुम ऐसे बच्चे हो कि फ्यूचर में आप इंडिया का कुछ भलाई करोगे, तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारी है इंडिया के प्रति, आपको आपकी भारत माता के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिखाता है। तो सुनिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैल्यूज के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज एम्फसाइज द लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स वन कंट्री। फंडामेंटल ड्यूटीज ये बताता है कि आप अपने कंट्री को कितना प्यार कर सकते हो, कैसे प्यार कर सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको ये सिखाता है कि आप अपने कंट्री को, आप अपने देश को कितना प्यार कर सकते हो, कैसे प्यार कर सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपने कंट्री का जो आइडल्स है, आइडल्स मतलब भगत सिंह, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, उनका रिस्पेक्ट करो। ठीक है, सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड एंड रिस्पेक्ट देयर आइडल्स इन रेस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशंस। जो इस देश के लिए बलिदान दिए हैं, उनका आप रिस्पेक्ट करो, इस कॉन्स्टिट्यूशन का आप रिस्पेक्ट करो। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि संविधान जो लिखा गया, उस संविधान का रिस्पेक्ट करो, संविधान को बनाने वाले को रिस्पेक्ट करो। ठीक है, जो इस संविधान के लिए मर मिटे, उनके लिए उनका रिस्पेक्ट करो, उनका रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो इट प्रमोट्स द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्स कम्युनिटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपसे ये भी एक्सपेक्ट करती है दोस्तों कि आप ब्रदरहुड को प्रमोट करो, भाईचारे के साथ रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ आप बेकार में झगड़े कर रहे हो, सब मिलजुल के रहो, सब गले मिलकर रहो, सब भाईचारा मेंटेन करो। तो ये भी सिखाता है फंडामेंटल ड्यूटीज कि किस तरीके से आपको भाईचारा मेंटेन करना है, ब्रदरहुड मेंटेन करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग द फेलो सिटीजन विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। जिससे भी आप बात कर रहे हो, रिस्पेक्ट से बात करो, डिग्निटी से बात करो। रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हुआ है, किसके लिए हुआ है, समय रैना और उसके लिए, रणबीर अलाहाबादिया के लिए, वो क्या था, वो रिस्पेक्ट ही तो नहीं दिया था ना। एक ऐसा वाहियात शो खोल के बैठा है जहां पे रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, जहां पे मम्मी पापा हर किसी को गाली गलौज से बात करता है। तो यही तो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के बेसिस पर ही तो क्या गया है ये,
फंडामेंटल ड्यूटीज आपको ये बताती है दोस्त कि सिटीजन्स को रिस्पेक्ट दो। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशनल एंड कल्चरल वैल्यू, मतलब कि अपने कंट्री में एजुकेशनल वैल्यूज को प्रमोट करो, जो कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई, और कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करो। तो फंडामेंटल ड्यूटी ये हाईलाइट करती है, ये सिखाती है कि तुम्हारे लिए ये कर्तव्य है, तुम ये काम करो कि अपना एजुकेशनल वैल्यूज और कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करो इस देश में, ठीक है। अब देखिए, अब सिग्निफिकेंस का बात करेंगे, सिग्निफिकेंस का। इस सिग्निफिकेंस क्या क्या है, देखिए सबसे पहले बोला हुआ है, इट सर्व्स एज ए कांस्टेंट रिमाइंडर टू सिटीजन दैट व्हाइल एक्सरसाइजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज ऑफ द नेशन। मतलब एक ये रिमाइंडर की तरह काम करता है, ये आपके दिमाग में एक रिमाइंडर की तरह काम करता है। आप सोच के फैसला लोगे कि हम अगर राइट्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमको ड्यूटीज को भी फॉलो करना पड़ेगा। हम अगर राइट्स को फॉलो कर रहे हैं, हम अगर राइट्स को फॉलो कर रहे हैं, हम अगर फंडामेंटल राइट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो हमको ड्यूटीज भी फॉलो करना पड़ेगा। ये एक वार्निंग है, ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। तू अगर ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया, अगर इंडिया को डिफेम करने की कोशिश किया तुमने, तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए। समझ में आ रहा है आप लोग को? These contribute the development of the feeling of discipline and patriotism। ये लोगों के दिल में डिसिप्लिन लाता है, लोगों के दिल में देशभक्ति की भावना लाता है, देशभक्ति की भावना लाता है। सो पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू इंपोज एनी फॉर्म ऑफ। अच्छा, अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं किया, तो मैंने आपको बोला कि आपको सजा नहीं मिलेगी। किसने बोला तुमको? मिल भी सकती है सजा। अगर पार्लियामेंट चाहे तो आपको सजा मिलेगी। अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया, मान लीजिए इंडिया का झंडा आपने फेंक दिया नीचे में, इंडिया का झंडा आपने फेंक दिया नीचा में, कोई अगर देख लिया और पार्लियामेंट अगर आपको सजा दी, तो वो सजा आपको दे सकती है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज को आपने फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि आपको सजा ना हो सकता है कि आपको सजा ना हो, लेकिन ऐसा होगा ही कोई जरूरी नहीं है। आपको सजा भी हो सकता है, आपको सजा भी दे सकती है, आपको पेनल्टी भी दे सकती है, आपको पनिशमेंट भी दे सकती है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करना आपका कर्तव्य है। नहीं फॉलो करोगे तो कभी ना कभी फंस सकते हो, कभी ना कभी फंस सकते हो बेटा, कभी ना कभी फंस सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 51A, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि बात करता है दोस्त फंडामेंटल ड्यूटीज का। आर्टिकल नंबर 51A जो कि बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज का, जो कि ए से लेके के तक, ए से लेके भैया के तक सारा का सारा आपका ड्यूटीज लिखा हुआ है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। आइए फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारे पास कुल मिला के 10 फंडामेंटल ड्यूटीज पहले थे। 1976 में हमारे पास कुल मिला के 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक फंडामेंटल ड्यूटीज और ऐड हो गया, यानी अभी हमारे पास कुल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी ये बताती है कि आपके देश के प्रति आपका क्या क्या कर्तव्य है, आपके देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। आर्टिकल नंबर 51A हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो कि ये बताती है आपके देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। तो आर्टिकल नंबर 51A ही बोलता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो कि ए से लेके के तक, ए से लेके के तक फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है कि आपके देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। सो जरा समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। 11 टाइप के फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। सबसे पहले आपका देश आपसे ये एक्सपेक्ट करता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जितने भी आइडियल्स है, जितने भी इस देश में आइडियल्स है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनको आप रिस्पेक्ट करो। हमारा नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करो, हमारा नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करो, हमारे जितने भी आइडियल्स है उनको रिस्पेक्ट करो, जितने भी सातों के सातों अजूबे हैं उनको रिस्पेक्ट करो, इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इंस्टीट्यूशन, आइडियल्स, सबको हम लोग रिस्पेक्ट करें। ये संविधान को रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। ये पहला वाला फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सीधा सा बात है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो हमारे लिए अपने देह को त्यागे, हमारे लिए अपने जान की कुर्बानी दिए, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, ठीक है। तो उनके नोबल आइडियाज से इंस्पायर हुई है। आपका यह कर्तव्य है कि उनके नोबल आइडियाज से इंस्पायर होइए, जिसने आपके लिए स्ट्रगल दिया, जिसने आपके लिए स्ट्रगल किया है, जिसने ये देश के लिए स्ट्रगल किया, जो ये देश के लिए मरे हैं, तो ये देश के लिए शहीद हुए हैं। सॉरी 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 मुझे पता है, ये देश के लिए शहीद हुए, ठीक है, जो ये देश के लिए अपना बलिदान दिए हैं, उनके जो नोबल आइडियाज हैं उनसे इंस्पायर हुई है। ये भी आपका फंडामेंटल कर्तव्य है। तो हमने अभी 2 फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े। फिर तीसरा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया। हमेशा देश के मान सम्मान के लिए लड़ाई कीजिए। कोई अगर देश के खिलाफ कुछ बोले तो उससे लड़िए। हमेशा देश के मान सम्मान को बचा के रखिए, हमेशा देश के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी का ध्यान रखिए। आप लोग देश की एकता को मत तोड़िए। ये देश सबसे पहले है, ये देश का मान सम्मान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आपका कर्तव्य है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब जब भी आपको देश का सेवा करने का मौका मिले, जब भी कोई आपको देश का सेवा करने के लिए बुलाए, तो पीछे मत हटिएगा।
भाई पीछे मत हटना, भारत माँ की सेवा करने के लिए जब भी तुमको मौका मिले कुछ भी वे में तुम कर देना। यहाँ पे ये बोला गया है टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब भाई भाईचारे से रहना है, एकदम भाईचारा बना के रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भाई भाई ऐसे करके रहना है, ठीक है। इसके बाद टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जितना भी हमारा हेरिटेज है उसको वैल्यू करो, उसको रिस्पेक्ट करो। इसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट लेक रिवर्स वाइल्ड लाइफ, हमारा ये भी कर्तव्य है कि जितना भी फॉरेस्ट है लेक है रिवर है वाइल्ड लाइफ है उसको बचा के रखे, उसको और इंप्रूव करे, नेचुरल एनवायरनमेंट को भी हम लोग बचा बचा के रखे। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड में रहना है कि कुछ भी हम खोज करेंगे और अपने देश का डेवलपमेंट हमेशा करते रहेंगे, हमेशा हमेशा ये रेवोल्यूशन में रहना है कि कोई भी एक्शन लेंगे और उसको पूरा करके रहेंगे हम, कोई भी इंक्वायरी करेंगे तो उसको हम खोज के रहेंगे, रिफॉर्म लाएंगे, इस देश में हम चेंज लाएंगे, इस देश में डेवलपमेंट लाएंगे, ऐसा कुछ एटीट्यूड रहना चाहिए आपके पास। इसके बाद टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जितना भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, रोड्स है, ब्रिज है, डैम है, रेलवे स्टेशन है, उसको सेफगार्ड करके रखिए, बचा के रखिए, उसको डैमेज मत कीजिए। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स, हर एक क्षेत्र में एक्सीलेंट बनिए, हर एक क्षेत्र में एक्सीलेंट बनिए, ये देश को प्राउड फील करवाइए, ये देश को बहुत ज्यादा ऊंचा लेके जाइए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए एजुकेशन का। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक है, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए कि वो पढ़ लिख सके, उसको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए कि वो पढ़ लिख सके। तो ये है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या है आपका, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल नंबर 51A में प्रेस्क्राइब किया हुआ था, आर्टिकल नंबर 51A में प्रेस्क्राइब किया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। व्हाट, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सिबल है या नहीं है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज से ना फॉलो करने में अगर आप फॉलो नहीं करते हो क्या उसको सजा मिलती है या नहीं मिलती है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे लीगल स्टेटस में क्या बोला है दोस्तों, देखिए द लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट। तो इंडिया में ये सब तो भाई डिबेट का टॉपिक है। कोई कोई बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज अगर तुम फॉलो नहीं करते हो तो तुमको सजा मिलना चाहिए, कोई कोई ये बोलता है। कोई कोई बोलता है नहीं 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 नहीं, इतना कानून को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ऑलरेडी कानून कॉम्प्लिकेटेड ही है। बहुत लोग बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, बहुत लोग बोलता है फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल नहीं होना चाहिए। इनिशियली द जुडिशरी टुक से हैंड्स ऑफ अप्रोच कंसीडरिंग फंडामेंटल ड्यूटीज एज मेयर मोरल ऑब्लिगेशन। तो ये पहले जुडिशरी जो थे वो बोलते थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये जस्ट एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये जस्ट एक ज्ञान की बातें हैं कि हम तुमको ज्ञान दे दिए, तुमको फॉलो करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, तुमको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे तो सिटीजन ढीठ बनते जाएंगे, अपना ड्यूटीज उनको एहसास नहीं होगा। बहुत लोग बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को आप इन्फोर्सेबल भी करवा सकते हो, लीगली इन्फोर्सेबल भी करवा सकते हो, कि फंडामेंटल ड्यूटीज को तुमने अगर फॉलो नहीं किया तो तुमको सजा मिलना चाहिए, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं नहीं क्या जरूरत है लॉ को इतना कॉम्प्लिकेट करने का, ठीक है। अब सुनिए, बहुत सारा केसेस के हिसाब से सुनिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट मेयर मॉरल ऑब्लिगेशन बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट। ये बोला है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको केस तो कोई नहीं करेगा, आप पे लीगली इन्फोर्सेबल तो नहीं मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप फॉलो नहीं किए तो आपको सजा तो नहीं मिलेगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की तरह ये भी तो इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स की तरह ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो एक केस हुआ था दोस्तों, एक केस हुआ था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पे क्या हुआ था, द कोर्ट हेल्ड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट कैन टेक मेजर्स टू इंश्योर दैट सिटीजन अडहेयर टू द ड्यूटीज। तो इस केस के तहत बोला गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जो कोई भी फॉलो नहीं करता है उन पे ध्यान रखो, फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप फॉलो नहीं कर सकते हो सकता है कि आपको सजा ना मिले, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपको सजा नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है सजा, ठीक है, मिल भी सकता है। इसके बाद इन केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल, द कोर्ट हेल्ड टू राइट टू क्लीन देयर एनवायरनमेंट व्हिच इज फंडामेंटल राइट इज क्लोजली लिंक्ड टू फंडामेंटल ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। द कोर्ट एम्फसाइज्ड द सिटीजन हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड द स्टेट कैन टेक मेजर्स टू इंश्योर दैट द ड्यूटी इज फुलफिल्ड। तो सीधा सा बात है, अगर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आपका फंडामेंटल राइट है तो ये भी तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो है। फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट्स में आता है जो आर्टिकल्स हम लोग पढ़े, इसमें हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि ये इंश्योर करो ये सारा का सारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो भैया फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड है। कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज से कनेक्टेड है, सेम बात बोला गया है, जो आपका फंडामेंटल राइट है वही आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, तो यही तो फंडामेंटल ड्यूटीज के 11 नंबर पॉइंट में भी तो दिया हुआ है कि आपको फॉरेस्ट वाटर सब कुछ क्लीन रखना है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे फॉलो करोगे, क्लियर है। इसके बाद और एक केस, द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राज नारायण who concluded that fundamental duties are not solely moral obligation but also have legal consequences। तो इस केस के तहत यहां पे बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज एक मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है, सॉरी
सॉरी भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन ज्ञान की बातें नहीं है, कभी कभी आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं, कभी कभी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज ना फॉलो करने का। ठीक है, तो इन कंक्लूजन द लीगल स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड ओवर द ईयर व्हाइल देयर आर स्टिल नॉट जस्टिफिकेबल। आज के दिन भी आप फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर फॉलो नहीं करते हो दोस्त, तो आपको कोई सजा नहीं होती है, लेकिन फ्यूचर में शायद ऐसा रेवोल्यूशन आ जाए जब आपको सजा मिलेगी, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो फंडामेंटल राइट्स की तरह ही इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए आज के दिन में तो आपको सजा नहीं मिल रही है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में आपको सजा मिले, क्या पता आप फ्यूचर में फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो जब ना करो तब आपको सजा मिले, है ना, हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला है शुड इट बी जस्टिसिएबल। क्या ये सही है? आपको अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो ना करने का सजा नहीं मिल रहा है तो क्या ये सही है? क्या ये सही है कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत आप अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को आप अगर फॉलो नहीं करते हो तो आपको मान लीजिए सजा नहीं मिल रहा है, क्या ये सही है? शुड इट बी जस्टिसिएबल और नॉट? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल कुड इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल होता तो क्या होता कि लोग ज्यादा अकाउंटेबल बनते, लोग अपना अपना ड्यूटीज को समझते कि हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, लोग ज्यादा अकाउंटेबल बनते। इट कुड प्रोवाइड ए बेटर लीगल मैकेनिज्म फॉर द स्टेट टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत अच्छे से लीगली ये देश पूरा चल पाता, लीगल मैकेनिज्म के थ्रू ये देश पूरा चल पाता। लोगों को पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज उनका क्या क्या है, और साथ साथ लोग ये भी जानते हैं कि अगर हम फॉलो नहीं किए तो कोई जुल्म नहीं है, इसमें कोई हमको सजा नहीं मिलेगा। तो अगर वो डर उनके दिल में नहीं रहेगा तो बार बार सेम ही गलती करेंगे, सीधा सा बात है। However, it could infringe on individual freedom and choice to lead an increased burden of the judicial system। लेकिन अगर मान लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली इन्फोर्सेबल बनाया जाए, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली इन्फोर्सेबल बनाया जाए, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको सजा मिलेगी, उस केस में एक इंडिविजुअल का फ्रीडम नष्ट हो जाएगा, उस केस में और भी ज्यादा बर्डन हो जाएगा। वैसे ही बहुत चाप है लॉ में, वैसे ही बहुत चाप है इस देश के जुडिशियल सिस्टम में, कभी भी न्याय तो मिलती नहीं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या ही करेगा। It would give the state excessive power to interfere the personal lives of the citizen and would impose obligation on him। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली इन्फोर्सेबल बना दिया जाए, इससे क्या होगा, इससे एक्सेसिव पावर आ जाएगा, इससे एक पर्सनल लिव्स ऑफ द सिटीजन का मतलब कि पर्सनल सिटीजन के पास एक एक्सेसिव पावर आ जाएगा, एक्सेसिव पावर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ कटवा रहे हैं जो कि संजीवनी बूटी से ही पढ़वाएंगे। ओके, कुछ पोर्शंस हम कटवा रहे हैं जो संजीवनी बूटी से पढ़ाएंगे, इसलिए काट दीजिए फटाफट से, संजीवनी बूटी से पढ़ाएंगे ये सब सारा पोर्शंस जो हम कटवा रहे हैं। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो आपको पढ़ाए आर्टिकल नंबर 32 तक, वो क्या था, और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो सुनिए जरा ध्यान से, फंडामेंटल राइट्स अप्लाई टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स। फंडामेंटल राइट्स सबके लिए अप्लाई करता है, सिटीजन के लिए भी अप्लाई करता है और फॉरेनर्स के लिए भी अप्लाई करता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिर्फ सिटीजन के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, ओके। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, दे कैंट टेकन टू लॉ इफ दे आर नॉट फॉलोड। ठीक है, तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर आप फॉलो नहीं किए, तो आपको सजा नहीं मिलेगी कुछ, लेकिन अगर आप फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं किए तो सजा जरूर मिलेगी। फंडामेंटल ड्यूटीज को तुमने अगर फॉलो नहीं किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो सजा नहीं मिलेगी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो तुमको सजा मिलेगी, सीधा सा बात है। इसके बाद बोला गया है फंडामेंटल राइट्स हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट है गवर्नमेंट के लिए, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिटीजंस के लिए नेगेटिव इंपैक्ट है। ओके, उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अगर हमारा देश सही संविधान से नहीं चल रहा है, नेगेटिविटी से चल रहा है, अगर हमारा देश को कोई कंट्रोल कर रहा है, अगर हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, सुनिए, अगर हमारा देश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, अगर हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है दोस्त, संविधान को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और ये पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसको बोलेंगे, अगर हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, संविधान को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फॉलो नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को तो नेगेटिव, फॉलो कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को तो पॉजिटिव। ठीक है, नहीं कर रहा है तो नेगेटिव, कर रहा है तो पॉजिटिव, बात समझिए आप लोग। ठीक है, अच्छा यहां पे बोला गया है एक क्वेश्चन कि कैन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है क्या वो अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है क्या वो अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो द यहां पे बोला गया
कि द कंसेप्ट ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रिवाइजिंग एनी एलिमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इंक्लूडिंग एडिंग न्यू फैक्ट्स। कभी कभी अमेंड करने के लिए आप लोग को न्यू फैक्ट्स, न्यू एक्ट्स या मतलब ये देने पड़ते हैं आपको। एग्जिस्टिंग एक्ट्स जो पुराने वाले एक्ट थे उसको चेंज करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, कभी कभी तो ओल्ड एक्ट्स को एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो मुश्किल है, अमेंड कर सकते हैं लेकिन मुश्किल है, क्योंकि संविधान हमारा जो है बहुत बड़ा है। अमेंड कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है अमेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है, ठीक है। क्या है? मुश्किल है। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद स्टेट का मतलब क्या होता है जरा देखिए। स्टेट का मतलब क्या होता है जरा देखिए। स्टेट का मतलब, स्टेट किसको बोलते हैं? स्टेट का मतलब होता है द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट का मतलब होता है द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। स्टेट का मतलब होता है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट का मतलब होता है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के रिलेटेड जितना भी चीज है सबको हम लोग स्टेट ही बोलेंगे। यानी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के रिलेटेड जितना भी चीज है, जितना भी चीज, जैसे कि मान लीजिए कि सरकार और उसका पार्लियामेंट, जैसे मान लीजिए लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, जैसे मान लीजिए लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, सब कुछ दोस्तों स्टेट के अंडर आएगा। तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के रिलेटेड जितना भी चीज है सारा का सारा चीज स्टेट के अंडर आएगा। तो इस तरीके का आपको डेफिनेशन बना के लिखना है। आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन स्टेट। द आर्टिकल सेज दैट इन द पार्ट unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India and government and legislature of each state and all local and other authorities under the territory of India under the control of the government of India। मतलब कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के जितने भी चीज है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में जितने भी चीज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट। गवर्नमेंट के कंट्रोल में जितना भी चीज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, जरा समझिए ध्यान से। डायरेक्टिव इसका मतलब ड्यूटीज, मीनिंग द एसेंशियल और बेसिक राइट ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। आपको ये देश में कुछ अधिकार दिया गया है, कुछ राइट्स दिया गया है, इसको बोलते हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। जो अधिकार, जो राइट्स कुछ दिया गया है आपको ये देश में, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और द गाइडलाइंस व्हिच आर कंसीडर्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कुछ ऐसे गाइडलाइंस दिए रहते हैं कि इस देश का कानून को तुमको फॉलो करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स जो है ये पार्ट 3 में आया था कॉन्स्टिट्यूशन के, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट के जो इफेक्ट है वो नेगेटिव है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव है। फंडामेंटल राइट लीगली इन्फोर्सेबल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट इन्फोर्सेबल है। एक फंडामेंटल राइट्स पर है, एक हम लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिलता है आपको, यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मिलता है। लेजिस्लेशन नॉट रिक्वायर्ड, लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड। ये इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये मतलब कि इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए है, और ये भैया ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है, ठीक है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्टेट और गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट को पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। स्टेट और गवर्नमेंट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का हम लोग पूरा का पूरा ई बुक खत्म कर दिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये जो संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी जो दिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम के 2 दिन पहले। संजीवनी बूटी को डिस्कस करेंगे एग्जाम के 2 दिन पहले, पूरा महामैराथन होगा, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू भाई खत्म कर दिए बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। अब हम लोग ये 12 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी है ये 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का जो प्रिपरेशन है वो पूरा खत्म हो जाएगा दोस्त। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।